अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं इसरार अहमद कसाना। मुख्तलिफ़ जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो इस वक़्त टॉप स्टोरी है, वो आपको मालूम ही है, फ़लस्तीन के हवाले से है। वहाँ पे आज 5वीं रात थी और वहाँ पे जो अटैक्स हो रहे हैं, वो लगातार चल रहे हैं और तकरीबन आप समझ लें कि 20 से 30 स्ट्राइक्स पर मिनट के हिसाब से आप अंदाज़ा लगाएँ कि क्या तबाही जो है, वो हो रही होगी वहाँ पे और किस तरीके से आपने वीडियोज़ वगैरह भी देखी होंगी। मैं भी एक आधी आपको वीडियो दिखाता हूँ। और क्या वहाँ पे मामला चल रहे हैं, ये कहाँ पे जाके रुकेगा मामला और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसका भी ज़रा तज़िया करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है, वर्ल्ड की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है और इन तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं एस्पायर के रूह रवां, उनके सरबराह जनाब डॉक्टर शेख उबैद साहब, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जनाब, बहुत-बहुत शुक्रिया मदद करने का। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, शुक्रिया तो आपका कि आप इतनी मसरूफ़ियत में भी टाइम निकाल लेते हैं और ख़ास तौर पे चूँकि ये इश्यू ऐसा है कि जिस पे टाइम निकालना हम सबका फ़र्ज़ भी है और बात करना भी फ़र्ज़ है। बिल्कुल। तो जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं, इसमें तो एक तो ये जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि काफ़ी जो है वो इस वक़्त फ्लरी ऑफ एक्टिविटीज़ चल रही हैं। ख़ास तौर पे जो बॉम्बिंग हो रही है, वो तो चल ही रही है। साथ-साथ हमने देखा है कि हमास की तरफ से एक एक खातून और उसके बच्चों को रिलीज़ करने की वीडियो जो है, वो भी बाहर आई है, उसका भी पता चला है। दूसरा साथ हम ये भी सुन रहे हैं कि इसराइल जो है, उसकी तरफ से फास्फोरस का जो इस्तेमाल है, वो भी हो रहा है और एक साबिक इसराइली जनरल जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर क्रिएट करना पड़ेगा। अब वो इस तरह की भी बातें हो रही हैं और जहाँ तक डेड इंडिविजुअल्स की बात है, वो इसराइल के सुना है कि अभी तक तकरीबन कोई 1200 के करीब जो हैं लोग जो हैं वो मारे गए हैं और फ़लस्तीनी जो हैं उनकी तादाद 1100 से ज़्यादा हो चुकी हुई है और उसमें बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि यूएस ने ट्रैवल वार्निंग जो है वो जारी कर दी है इसराइल के लिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और साथ ही साथ ये भी हमें पता चला है कि प्रेज़िडेंट बाइडेन ने नेतन्याहू को कहा है कि आप रूल्स ऑफ द वॉर जो हैं उनको फॉलो करें। अब ये पता नहीं कहा भी है कि नहीं कहा, बहरहाल रिपोर्ट ये हो रहा है कि उन्होंने कहा है कि आप रूल्स ऑफ द वॉर फॉलो करें और दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो मुख्तलिफ जो बच्चे हैं, जो बिहेड किए गए हैं, उनकी भी वीडियो जारी की हैं, लेकिन सुना है कि वो फेक हैं और फेक वीडियोज़ जो हैं वो रेप के भी बारे में बताई जा रही हैं, बच्चों के मारने के भी बारे में बताई जा रही हैं। तो ये जो एक अजीब-सी सिचुएशन जो बनी हुई है, इसमें मैं एक छोटी-सी आपको बल्कि ये मैं दिखाता हूँ आपको एक छोटी-सी वीडियो भी और ये आप ज़रा देखिए और फिर आपको अंदाज़ा होगा कि क्या सूरत-ए-हाल है वहाँ पे और ये ज़रा देखिए। I'm here today to show you the massive destruction that happened to the most beautiful areas in the strip in Gaza City. As you can see, I'm speechless. I don't know what to say. I don't know what should I say. But believe me, it's the most sadness that Gaza ever had. Oh my God, oh my God. It's like a whole square, more than 15 to 20 houses got demolished, not destroyed, demolished. अब ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, जो आप भी देख रहे हैं वीडियोज़ में और हमें भी पता चल रहा है, लोग भी देख रहे हैं। इससे तो लग रहा है कि किसी भी तरीके से रूल्स ऑफ वॉर जो हैं, वो बिल्कुल फ़ॉलो नहीं किए जा रहे हैं। इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हो रही है, बॉम्बिंग हो रही है और अभी भी सुना है कि ग्राउंड इन्वेजन जो है वो भी होने के चांसेस हैं अभी। उसके बारे में भी नेतन्याहू ने प्रेज़िडेंट बाइडेन को कहा है कि वी हैव टू गो इंटू द टेरिटरी। अच्छा, अब अगर इस तरह की सिचुएशन होती है और साथ-साथ लेबनान की तरफ से भी मामला जो है वो भी बढ़ते शुरू हो जा रहे हैं, तो फिर ये तो मुझे लगता है कि एस्केलेट भी हो रहा है और साथ-साथ एक्सपेंशन भी हो रही है वॉर थिएटर की। तो इसको कैसे टैकल किया जाएगा? जी। इसमें ज़रा भी मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ ना। आई मीन पहला घंटा जिसके दौरान मैंने जो ट्वीट वगैरह किया था, जबकि अभी जंग शुरू हुई थी, हुँ। मैंने यही कहा था कि अमेरिकन मुसलमानों से कि भई हमको गाज़ा तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। उसको रोकने के लिए और आइंदा किसी जंग को रोकने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी होगी कि रूट कॉज़ जो है, जो असल उसकी वजह है, यानी कि हाँ। ऑक्यूपेशन
और कोलोनाइजेशन ऑफ फ़लस्तीन, उसको एड्रेस किया जाए। और ये हम खुद से नहीं कर सकते, इसलिए हमें जो ना अच्छे जो ईसाई हमारे हमदर्द हैं और जो ह्यूमन राइट्स के लोग इनके साथ करना चाहिए। उसमें ज़रा भी देखिए, वाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल हमेशा, ये पहली जंग तो नहीं है गाज़ा की, हमेशा इज़राइल ने किया। हाँ, बॉम्बिंग इसी तरह इंडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग, जिसमें कि इमारतें सारी तबाह हो जाती हैं। अब ये कि इस बार उन्होंने, क्योंकि इज़राइल पे हमला भी इस तरह का हुआ था कि इज़राइल की सारी जो बुनियाद हिल गई थी, कि उनका हाँ, वो समझते थे कि इज़राइल पे हमला सिर्फ अरब हुकूमतें और आर्मीज कर सकती है। उसको उन्होंने, उन हुकूमतों को उन्होंने अपने ख्वाबों में कर लिया था, तो उनके वहम अखबार में भी नहीं था। हम्म, अगर फ़लस्तीनी अवाम इस तरह की हरकतें करते रहेंगे तो फिर इज़राइल का तो जीना हराम हो जाएगा। तो उसकी हाँ, सज़ा तो देनी थी, और वो समझते यही इज़राइल की हमेशा से यही उसकी जो स्ट्रैटेजी रही है, वो ये कि इनडिस्क्रिमिनेट और डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स इस्तेमाल किया जाए। आपको याद होगा 1953 में कुबिया का मैसेकर, जिसकी वजह से शारोन बड़ा मशहूर हुआ था या बदनाम हुआ हाँ, था। बहुत ज़्यादा वो इस सारा शहर, गांव उन्होंने कुबिया का जो है ना इजिप्ट में घुसकर बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया था। हुँ, तो ये तो उनका होना ही था। अब ये कि इसको किस तरह रोका जाए, और अनफॉर्चुनेटली ये बदकिस्मती है कि इसको रुकने के लिए इसका फैलना ज़रूरी है। हुँ। अगर ना रुकने के फैला, लिए फैलना तो ज़रूरी है, लेकिन उसमें ये देखें ना कि जो कैजुअल्टीज़ हैं उनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि बिल्कुल, जिस तरह ये बिल्कुल, कहा जा रहा है कि एक ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर क्रिएट किया जाएगा, और ये बातें हो रही हैं, और इसको ज़ाहिर है कि ग्लोबल कम्युनिटी की भी सपोर्ट हासिल है, और उधर से आप देख रहे हैं कि जो उनके चांसेस थे मिस्र की तरफ जाने के, उसको भी ब्लॉकेड कर दिया गया है। तो ये तो एक किस्म का उनको बंद करके और मारने की एक जो ऐसी कोशिश है कि इसकी तो कोई मिसाल इस तरह नहीं मिलती है कि उधर से मिस्र से भी बंद कर दिया जाए, इधर से भी बंद कर दिया जाए, और उनको जितना भी हो सकता है फँसा के उनके अंदर, और फिर उनको कत्ल किया जाए। ये मिस्र तो हमेशा से बी टीम रही है ना, सादात के ज़माने से। हुँ, हुँ। मिस्र बी टीम रही कैंप डेविड के बाद से। और देखा जाए तो इवन नासिर भी बड़ी बातें बड़ी-बड़ी करता था। मैं बाद में पता चला कि वो अंदर से कई बार उसने इज़राइल से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन इज़राइल हाँ, ने लोगों के सामने तो कहता है, दुनिया के सामने, कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन इज़राइल ने हर अमन की कोशिश को ठुकराया था। तो वो तो बंद चूहों की तरह उन्हें बंद करके मारना चाहते हैं, लेकिन ये तो कोई भी इंसान नहीं मारे जाएँगे। और फ़लस्तीन तो बड़ी बहादुर और गयूर कौम है। आप देखेंगे फ़लस्तीन का छोटा बच्चा भी जब इज़राइल को हुँ, कोई जो है फुल्ली लोडेड उसका सिपाही उसको जब डराने की कोशिश करता है, तो हुँ, उसकी आँख में आँख डाल के बात करता है। वो रो भी रहा होता है तो उसकी आँख में आँख डाल के बात करता है। तो ये लोग तो हुँ, खामोशी से नहीं जाएँगे, इसलिए बेतहाशा अमवात होंगी, बेपनाह डिस्ट्रक्शन होगा, तबाही होगी। और इसमें हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हमारे टैक्स डॉलर्स हैं। इज़राइल के सारे जो हाँ, हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, अमेरिका के दिए हुए हैं। तो अमेरिका जमहूरियत तो है, आप चाहे ब्लैक उससे इनका हाँ, हाँ, कोशिश करें। तो इसमें फिर हमने कोशिश की कि हमारे जो हक बनता है कि हम ये कहें कि हमारे टैक्स डॉलर्स इसमें इस्तेमाल ना हो। एक बड़ी चीज़ जो मैंने देखी है कि मीडिया में जो लोग मीडिया में कमेंट्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, उसमें देखिए कि मेजॉरिटी, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी है, कम से कम आधे के करीब लोग जो हैं, जो कहते हैं कि भाई सारी इसकी ज़िम्मेदारी इज़राइल की है और अमेरिका को उसकी मदद करना बंद करना चाहिए, वरना अमेरिका भी इसमें शामिल है इक्वल। ये पहले हुआ नहीं करता था, शायद इसलिए कि लोगों को एवेन्यू नहीं था बोलने का, सोशल मीडिया नहीं था मीडिया में। हुँ, लेकिन मीडिया में फॉर एग्जांपल एमएसएनबीसी पे, जो मोस्ट लिबरल मीडिया है, हाँ, उस पे 3 घंटे तक प्रो पैलेस्टीनियन लोग आते रहे, बातें करते रहे। मेहदी हसन का शो हो या उसका जो हुँ, दूसरा जो शो जो अरब अयमन, नाम भूल रहा हूँ मैं। तो ये हो रहा है। खुद वॉशिंगटन पोस्ट की जो खबर आई थी उस पर फॉक्स वालों ने बड़ी गड़बड़ की कि वॉशिंगटन पोस्ट जो है वो मॉरल इक्विवेलेंस ला रहा है फ़लस्तीन और इज़राइल के दरमियान। हुँ, हुँ। तो मीडिया में बात हो रही है, अमेरिका में बात हो रही तो है। थोड़ी बात तो हो रही है, लेकिन बाकी जो जनरली जो अब यूरोपियन मीडिया है, उसमें भी थोड़ी-थोड़ी बात होती है, लेकिन ये है कि जो जनरल जो डिमोनाइज़ेशन है फ़लस्तीनियों की, वो बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी जो मैंने आपको वीडियो भी दिखाई, ये भी अल जज़ीरा की तरफ से थी। अल जज़ीरा कोशिश कर रहा है कि जितनी भी हो सके वो एक फ़ेयर रिपोर्टिंग जो है वहाँ से हो सके, और हम उसको क्रेडिट भी देते हैं। लेकिन जनरली जो हम लोग कर सकते हैं मीडिया के ऊपर, जिनको उनके साथ हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि भई आप अपनी ओपिनियन चेंज करें या उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, वो भी उस तरह हमारी तरफ से नहीं हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। देखिए, हमारी तरफ से जो रिएक्शन हो रहा है ना, उसमें मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं भाई कुफ़ार को तो करना ही करना है, और कहते हैं अमेरिका अमेरिका काफ़िर मुल्क में, सो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप दुआ करें और अमेरिका से नफ़रत करें।
कुछ लोग जो कहते हैं कि भाई कॉन्स्पिरेसी है, वरना इस तरह क्यों हो सकता था, सारी बातों का जवाब है भाई आप काम करें, बजाय कि भाई कैसे कॉन्स्पिरेसी हो गया, क्या हमास खुद को तबाह कर लेगी, या ये कि कुछ लोगों का कहना है कि भाई क्यों हमास ने किया। भाई जो मजलूम कौम है उस मॉरली ये उनका हक होता है कि जिस तरह चाहे रिएक्ट करें। अगर बर्मा में रोहिंग्या ने ये तय कर लिया है कि वो रिएक्ट नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, तो ये उनका हक है और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अगर फलस्तीनों ने यह तय किया कि मैं लड़ना है, तो उनका हक है और हमारा फर्ज बनता है कि उनकी मदद करें। लड़ाई करके मदद ना करें, लेकिन उनकी बात लोगों तक पहुंचाए। तो ये तो हमसे हो नहीं रहा है ना। अब जो लोग एक्टिविज्म में हैं उनकी कोशिश हो रही है। अब देखिए कि हफ्ते के दिन वाशिंगटन डीसी में रैली होगी, वक्त कम है। अमेरिकन मुस्लिम्स ऑफ पैलेस्टाइन हमेशा इन चीज़ों में वो पहल लेती है क्योंकि उनको हक है, वो फलस्तीनियों की नुमाइंदगी करते हैं अमेरिका में। तो रैली होगी और उसके पहले से इन्होंने तय किया था वाशिंगटन में क्या कहते हैं एडवोकेसी डे, और उसे पता नहीं कितने मेंबर्स ऑफ कांग्रेस जो इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए इजराइली लोगों से कितने मिलेंगे पता नहीं, लेकिन है कि वो डे होगा नेक्स्ट वीक, जिसमें कि सारे अमेरिका से आए हुए लोग जो हैं वो जाकर अपने अपने मेंबर्स ऑफ कांग्रेस से कैपिटल हिल में मुलाकात करेंगे। इकना की तरफ से शायद ये जो जी जी आप गो अहेड, इकना का बताइएगा जरा। इकना की तरफ से अभी मेरी अभी डॉक्टर जाहिद बुखारी साहब वगैरह से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि उनका जो एक्शन अलर्ट आ रहा है उसमें जुमे के खुतबे और जुमे की नमाज पेटिशन वगैरह के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाए उनको, उसकी बात ये हो मैं रही जरा है। लोगों को बता दूं कि इकना जो है वो इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मुसलमानों की दूसरी बड़ी तंजीम जो है। इसना के बाद मेरे ख्याल है ये इकना ही है ना जी। अब तो इसना तो खत्म हो रही है, तो इस वक्त इकना और मास जो इख्वानियों की तंजीम है, मुस्लिम अमेरिकन सोसाइटी, ये दो बड़ी तंजीमें हैं जो ऑर्गेनाइज हैं। और अच्छा, इसना को क्या हुआ, इसना क्यों खत्म हो रही है? इसना और इसना बाय द वे इसना है इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसना तो हमेशा से एक फ्रंट था, लोगों को पता नहीं है कि इख्वान ने अमेरिका में जब अंडरग्राउंड काम कर रहे थे तो उन्होंने इसना ऊपर बनाई भी थी, और लोग समझते थे कि इसना ये जो है ना ये लिबरल मुसलमानों की तंजीम, ऐसी बात नहीं थी। फिर जब इख्वानों ने तय किया कि वो ऊपर आके काम करेंगे, जो है अंडरग्राउंड काम करना कोई तुक नहीं बनता अमेरिका में जमहूरियत में, तो उन्होंने फिर मास बनाए और ऐलान किया कि इसना खत्म हो रही है अब। लेकिन कुछ लोग इसना के उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि हम काम करेंगे। लेकिन ये जो बैगेज है इख्वान का, उससे डर के इन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ खुल के बोलने से ये हिचकिचाते रहे हैं गुज़िश्ता कोई 15-20 साल से। तो इसना का भी बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया है, लेकिन उनके सारे जो ऑर्गेनाइज जो केडर थी, जो तरबियत याफ्ता इख्वानी लोग थे, वो तो नहीं रहे, तो ये सिर्फ कन्वेंशन कर लेते हैं। उनका कन्वेंशन आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। इस बार थोड़ा सा बढ़ के लोग आए थे, वरना गुज़िश्ता 5 साल से वो कम होते जा रहे हैं, बहुत थोड़े लोग आने लगे। अच्छा, हमारे दौर में तो इसना का काफी बड़ा कन्वेंशन हुआ करता था। हाँ, अब तो सबसे बड़ा इकना का होता है, इकना मास का जो कन्वेंशन होता है। और केयर ने भी ऐलान किया है, केयर सबसे इफेक्टिव वो सिविल राइट्स केयर तो बहुत ही इफेक्टिव है। हाँ, माशाल्लाह। सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने भी देखिए सारी ऑर्गेनाइजेशन सिवाय इसना के, क्योंकि इसना ने इनकार कर दिया, सारों ने मिलकर यूएससीएमओ बनाई हुई है ना, जो नेशनल अम्ब्रेला है मुसलमानों की में, यूनाइटेड स्टेट्स कोलिशन ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, यूएससीएमओ। तो उनके तहत हो रही ये सारी चीजें। और फिर लेकिन अमेरिकन मुस्लिम्स ऑफ पैलेस्टाइन उसमें जो है वो क़यादत कर रही है। वो फलस्तीन के लोग हैं तो उनको क़यादत करनी चाहिए, दूसरे लोग को फॉलो करें। तो ये चीजें हो रही हैं, लेकिन मुसलमान कुछ नहीं कर सकते हो जब तक कि वो अलायंस। इसीलिए मैं बोल के तक रहा हूँ, चाहे हिंदुस्तान या चाहे कोई और, जब तक कि आप लोकल चर्चेस से, लोकल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से। अब देखिए अमेरिका के हर बड़े शहर में मुजाहरा हो रहा है, उसमें बहुत से अमेरिकन शामिल हैं। तो ये ऑलरेडी लोग, तो इनको साथ मिलकर किया जाए। एक चीज रही अगर वहां पर, तो फिर ये इसको एक्टिवेट किया जा सकता है, बजाय कि आप कोई जंग शुरू होने के बाद या कत्लेआम शुरू होने के बाद आप कोशिश करें इसकी। तो ये मुसलमान, लेकिन इसमें जो मुसलमान ममालिक हैं वो भी आप देखें ना कि उनमें तो जिस तरह अब शुरू में आपने जिक्र किया और इशारा भी किया कि चूंकि उन्होंने ये सोचा कि जो मुस्लिम गवर्नमेंट्स हैं उनको हमने काबू कर लिया है तो अब ये काम मुकम्मल हो गया। तो ये जो सूरत हाल है वहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज़ में, और तकरीबन तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ में ही यही सूरत हाल है, तो वहाँ पे कैसे हालात बदल सकते हैं जबकि वहाँ पे भी कब्जा हुआ हुआ है। वो भी बेसिकली तो गजा की तरह वो भी ओपन प्रिजन्स ही हैं जहाँ पे ना कोई बात आप कर सकते हैं, ना कोई आप अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, ना कोई लिख सकते हैं। मीडिया वहाँ पे आपको पता ही है किस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ है। पाकिस्तान की लेटेस्ट एग्जांपल आप देख लें, पाकिस्तान में क्या मामला चल रहे हैं, वहाँ पे लोगों को उठा के ले जाते हैं और छोड़ते ही नहीं है फिर। तो ये जो सूरत हाल है, ये भी तो मुस्लिम कंट्रीज़ की जो अवाम है उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है ना जी। इसलिए तो कहता हूँ कि वेस्ट में रहने वाले हम जो है कुछ कर सकते हैं, वरना ये देखें जहाँ उन ममालिक में कुछ हो रहा है जहाँ पर के फौज ने या हुकूमत ने कत्लेआम नहीं किया था मुसलमानों को, जैसे कि इजिप्ट में होना बहुत मुश्किल है। हालांकि इजिप्ट में लोग बड़े सड़कों पर आया करते थे,
लेकिन जो सीसी ने जो हाल किया है वहाँ के अवाम का, सऊदी अरब ये बदतरीन ममालिक में से एक है। ईरान इस वक्त फलस्तीनियों की हिमायत कर रहा है, अगर ना करा होता तो ईरान में भी कुछ किया नहीं जा सकता। कुवैत में निस्बतन हल्की सी आज़ादी है, ओमान में शायद हल्की सी, तो यहाँ पर लोग सड़कों पर निकलते हैं, यमन में लोग सड़कों पर निकलते हैं, मोरक्को में, अल्जीरिया में हल्की सी आज़ादी है तो निकलते हैं। पाकिस्तान में भी देखिए उतने खराब हालात नहीं है कि लोग सड़कों पर नहीं निकलेंगे, इसलिए फौज में बहुत से लोग इसराइल से दोस्ती करना चाहते हैं और समझते हैं कि दोस्ती करना पाकिस्तान में वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की दुश्मनी है। तो उसमें स्पेशली आरएसएस की हुकूमत में, तो उसमें इजराइल क्यों पाकिस्तान की साइड लेगा? इतनी बड़ी मार्केट और और हिंदुस्तान पे उन्होंने 50 साल लगाए हैं दोस्ती करने में, तो क्यों करें? तो पाकिस्तानी फौज में जो जनरल्स हैं बात बड़ी अहमद खाना बातें करते हैं, जब कहीं किसी उसमें मैं देखता हूँ उनके ये जो तकरीरें वगैरह करते हैं यहाँ आके, तो मैंने उनके वीडियोस वगैरह देखे। तो लेकिन पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में ये नहीं कर सकते, इसलिए कि अवाम अभी भी निस्बतन थोड़े से आज़ाद है। लेकिन वेस्ट में भी किसने हमें रोका हुआ है? वेस्ट में लोग लाखों की तादाद में निकल के आके उस सड़कों पर डेमोस्ट्रेशन करते रहे, दूसरे इश्यू, तो हमें इनको मोबिलाइज करना चाहिए, उनसे दोस्तियां करना चाहिए। एक चीज़ मुझे ये बताएं कि अभी तक जो आपने बात हमेशा से आप ये कहते हैं कि जी अलायंस बिल्डिंग होनी चाहिए, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के काम करना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हों या नॉन मुस्लिम्स हों, और कॉमन एजेंडा के ऊपर और मिनिमम कॉमन एजेंडा के ऊपर। तो क्या क्या चीज़ माने है कि जो अभी तक हमें रोके हुए है कि हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है इसमें। हाँ, सबसे बड़ी जो चीज़ माने हैं वो मेंटालिटी है, क्योंकि अक्सर लोग जो है मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज से आए हैं, तो उनको उसका अंदाजा नहीं है कि जब आप माइनॉरिटी में होते हैं और ये आटे में नमक वाली माइनॉरिटी में, तो आप खुद कुछ कर नहीं सकते, तो उसको सिर्फ सोचने में लोग कर सकते ना। ये तो उनका नेचर नहीं, तो वहाँ के अवाम को, अरब अवाम को, पाकिस्तानी अवाम को, इनके लीडर्स का काम का सिखाए, हमको बोले कि भाई आप अकेले खुद नहीं कर सकते। दूसरी बात प्रायोरिटी और जज्बात की, भाई देखें हमारी जो यहाँ पर नस्ल तबाह हो रही है, हमारे 60 से 70% से बढ़ के लड़के लड़कियां हमारे वो जो है ताल्लुकात कायम किए हुए हैं कॉलेजेस में और ड्रग्स में, अल्कोहल में, क्योंकि हमें जो खतरा है इन चीज़ों से, और हम परेशान हो रहे हैं हद से ज़्यादा। हमें परेशान तो होना चाहिए LGBTQ से, कितने लोग हमारे LGBTQ बनेंगे। और हमने उसमें ये किया कि जो मेंबर्स ऑफ कांग्रेस प्रोग्रेसिव जो हमारी हिमायत करते रहे थे, चाहे वो हमारे अपने सिविल राइट्स का इश्यू हो या फलस्तीन का, उनसे हमने लड़ाई करनी शुरू कर दी थी। अब देखें कौन से मेंबर्स ऑफ कांग्रेस फलस्तीन के लिए बात कर रहे हैं, सारे के सारे प्रोग्रेसिव हैं। हाँ भाई, ये जाहिर है, तो इश्यू बेस हमें अलायंस बनाना चाहिए। हम LGBTQ इश्यू पर ना बनाए अलायंस, हम कहें कि ये गुनाह है हमारे लिए, हम ये नहीं कर सकते। लेकिन आप सिविल राइट्स पे तो करें, नहीं कहें कि आप उनको हरा के, लोग कह रहे थे कि ट्रंप को दोबारा सपोर्ट किया जाए। इमेजिन करें कि अगर ट्रंप इस वक्त हुकूमत कर रहा होता, तो आपने जो बात की ना कि बाइडेन ने कहा है कि रूल्स ऑफ वॉर, ट्रंप ने तो खुल के कहा था, बल्कि ट्रंप ने सीरिया में आईसिस पे बॉम्बिंग करते वक्त सारे रूल्स ऑफ वॉर निकाल दिए थे। क्योंकि जो ओबामा वगैरह ने जो ड्रोन हमले में पाकिस्तान पे जो किए थे, लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये बड़े लिमिटेशन के साथ किए, तो उस पर इतनी तबाही हुई। जब आप रूल्स ऑफ वॉर को सारा निकाल दें और पायलट से कहेंगे तुमसे कोई पूछ नहीं होगी, तो ये ट्रंप को वापस लाने से तो फिर ये होगा, थोड़ी सी शायद वो इमरान खान से बात कर ले, लेकिन ओवरऑल क्या होगा, इजराइल के लिए क्या होगा, मुसलमानों के लिए क्या होगा। तो हम ये डीप एनालिसिस नहीं करते, हम इश्यू बेस्ड अलायंसेस बनाए, इश्यू बेस्ड होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ज़रा मुझे बताइएगा कि ये जो रूल्स ऑफ वॉर की बात हुई है, ये तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ शायद पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। रूल्स ऑफ वॉर पे अमेरिका कैसे कह सकता है इसराइल को? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि चाहे वो अपोजिशन हो वहाँ पे, रिपब्लिकन्स की हो या डेमोक्रेट्स हों, ये सारे खुशामद में इसराइल की इतनी ज़्यादा गिरे पड़ते जा रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि भाई आप इनको फेस ऑफ द अर्थ से मिटाने के लिए जो कुछ हो सकता है वो करें। आपने निकी हेली का भी सुन लिया होगा, बाकी लोगों का भी सुन लिया। तो ये कैसे कह सकते हैं रूल ऑफ वॉर जो है उसको फॉलो किया जाए? तो निकी हेली तो हुकूमत नहीं कर रही है ना। देखिए निकी हेली के खिलाफ क्रिटिसिज्म सबसे बढ़ के किया फॉक्स के उस वो मशहूर जो राइट विंग जो कमेंटेटर था, जिसको फॉक्स से भी हटाया गया, क्या नाम था उसका, मैं अभी काम से आया हूँ थक के, तो उसने सबसे बढ़ के क्रिटिसाइज किया। भाई खुद अमेरिका में जब भी अमेरिकन फौज ने जुल्म किया, चाहे वियतनाम में हो, उस पर गड़बड़ तो हुई ना, कुछ लोग जेल तो गए, थोड़े रास्ते के लिए सही थे, गड़बड़ तो हुई। इसराइल के मसले पे देखिए इतनी गुलामी है कि ये मैंने अभी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को खत लिखा था, प्रेसिडेंट को खत लिखा था, और ये खत मैं चाह रहा हूँ कि तकसीम हो जा रहा। मैंने उससे कहा था कि हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं कि रेड इंडियंस ने, नेटिव अमेरिकन ने जब आके हमारे सिविलियंस को कत्ल किया, तो वो उनका नेचुरल रिएक्शन था, वो उनका राइट था। फलस्तीनियों के पास भी जब आपने उन पर 70 साल से उनको कत्लेआम कर रहे हैं
और उनके पास ना टैंक्स हैं ना तैयारे हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? और फिर ये जो है हमें फिर इसकी भी नफी करनी होगी। जब भी आपने जो बात की कि फेक AI जनरेटेड वीडियोस की, तो MSNBC ने जो मैंने बात की कि MSNBC ने जो प्रो पैलेस्टीनियन कमेंटेटर्स को बुलाया था, उसके जवाब में दूसरे दिन अमेरिकन जूइश कमेटी, जो सबसे बड़ी इनकी जो लॉबिंग का, एपैक तो लॉबिंग करती है, लेकिन ये जो एडवोकेसी करती है अमेरिकन जूइश कमेटी, उनके लोग आए थे। वो कह रहे थे कि रेप हो रहे हैं खवातीन, और बच्चों को उठा के बेबी को उठा के ले जाया गया, वीडियो की जिक्र कर रहे थे। वो वीडियो डीबंक हो चुका था, वो वीडियो NPR पे डीबंक हो चुका था कि ये टिकटॉक का एक वीडियो है। और रेप के जो है ना, रेप तो इन्होंने किया था डेर यासिन में, बेगम ने खुद एक्सेप्ट किया। और इन्होंने उस पे वो सड़कों पे उनको फिराया भी था। हाँ बिल्कुल, जीपों में बात। तो ये बात हमें करनी चाहिए। वो तो नॉन फैक्ट है खुद इजरायली। अब ये मूवी जो आई है नेटफ्लिक्स पे फरहाद, इसकी अगर बात करें तो लोगों में जंग से बेजारगी, इजराइल से बेजारगी, अमेरिका की पॉलिसी बेजारगी बढ़ रही है। तो अब हम इस पर काम करें, क्योंकि हम ही कुछ कर सकते हैं। मतलब हम अकेले खुद नहीं, लेकिन हम पहल लेके, क्योंकि मुस्लिम ममालिक में तो आवाम जो बड़े अच्छे लोग हैं वो तो बेबस है। वो कुछ नहीं कर सकता, कर रखा है, हुक्मरानों को कब्जे में कर रखा है। देखिए अर्दगान जैसा बंदा भी वो कोई ज्यादा आवाज नहीं कर रहा है। हाँ, नहीं कर रहा। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं कि ये जो कहा जा रहा है, मुख्तलिफ लोगों की राय है कि ये जो मैसिव आउटब्रेक ऑफ वायलेंस हुआ है, उससे ये एक चीज तो साबित हो गई है कि द होल रीजन कैन नॉट गो ऑन एंड मूव ऑन विदाउट एड्रेसिंग द प्लाइट ऑफ पैलेस्टीनियंस। बिल्कुल, ये तो होना ही था। अब ये होना ही था। ये मैंने कहा भाई, हिंदुस्तान में मजाक उड़ता था कश्मीरियों का और तमिलियंस का कि ये लोग लड़ नहीं सकते। और देखिए किसने लड़ाई की, श्रीलंका में किसने लड़ाई की, कश्मीर में किसने लड़ाई की। सिखों के बारे में तो था कि ये लड़ने वाली कौम है, लेकिन कश्मीर में आप, ये इंसानी फितरत है ये कि आप किसी को एक हद तक, आप चिड़िया के घोंसले के करीब जाए, गिलहरी के बच्चों को आप लेने की कोशिश करें, गूगल कर लें, यूट्यूब पे डाल के, वो भी रिएक्ट करें। हाँ, ये लड़ाई करती है भाई। ये इंसान की फितरत है कि अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए, अपने माँ बाप को बचाने के लिए ये जंग करेंगे, मारे जाएंगे लड़ते हुए। वो यहूदियों का मजाक उड़ता है ना, लेकिन इनका जो कॉम्प्लेक्स है, जबकि इन्होंने जो खुदकशी की थी, कहते हैं कि जब आखिरी जो इनका किला बाकी हो गया था मसादा का, और जब रोमन्स ने उसको कब्जा करने की कोशिश की, तो कुछ दिन इन्होंने जंग छिपी, सारे के सारे लोग ऊपर से गिर के मर गए। तो मतलब डेस्परेट टाइम्स नीड डेस्परेट मेजर्स, तो ये तो होना था। तो अभी डॉक्टर साहब, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो हमने पहले एक दफा देखा था, याद है आपको कि किंग अब्दुल्ला का एक प्लान था, फिर हमने कैंप डेविड का भी मामला उससे पहले देखा, फिर इस तरह की चीजें हम देखते आ रहे हैं, ओस्लो का भी सुना, अरफात का भी देखा, कुछ भी नहीं हुआ। तो कोई एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता था। अरफात ने कहा कि मुझे मेरे कौम जो है सड़कों पर लटका के मारेगी। कैंप डेविड के बाद ताबा का जो लोग जिक्र ही नहीं करते, हमें गूगल करना चाहिए। ताबा पे माहिदा हो चुका था, कॉम्प्रिहेंसिव माहिदा हो चुका था। एहूद बाराक ने अग्रीमेंट कर लिया था, लेकिन वो चूंकि इलेक्शन हो रहा था, शारोन राइट विंग से दबाव डाले हुए था, तो एहूद बाराक ने कहा कि इलेक्शन के बाद हम दस्तखत करते हैं। तो वहां से इजराइल फिर गया। फिर उसके बाद से किंग अब्दुल्ला का जो प्लान था, जिसमें उन्होंने कहा कि लैंड फॉर पीस वापस कर दे और हम आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फिर इजराइल कहता है हम सिर्फ एक्सेप्ट कराना चाह रहे हैं, हमें तस्लीम कर ले और हम खत्म हो जाएंगे और हम जंग खत्म कर देंगे। तो क्यों रिजेक्ट किया हुआ हमने? तो इन्होंने सारे ही रिजेक्ट किए। हाँ, इजराइल रिजेक्ट करता है हर एक जो मुआहदा, वो रिजेक्ट तो यही करता है। इन्होंने अपने सरहदें डिक्लेयर नहीं की हुई हैं भाई। इन्होंने अपने सरहदें नहीं की, जिस पे बात होनी चाहिए। ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड हु हैज नो बॉर्डर्स। तो अच्छा, ये जरा मुझे बताएं कि ये जो अभी हमास का ये जो प्लान था, उसमें हमने उस दिन लास्ट टाइम भी अटैक ऑफेंसिव की भी बात की थी, जो वियतनाम वाली। तो इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये कितना बड़ा एक एक्शन हुआ है और इसका इम्पैक्ट जो है वो अभी तो हमने देखना शुरू कर दिया। इन द लॉन्ग रन इसका इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं? लॉन्ग रन पे तो स्टेटस को बाकी नहीं रह सकता। या तो हमास कंप्लीटली तबाह हो जाएगी, सारे फलस्तीनी तबाह हो जाएंगे, इजराइल सारा उस पर कब्जा हो जाएगा, जो कि नामुमकिन है। वेस्ट बैंक के आप हमास को खत्म कर दे तो वेस्ट बैंक यहूदी नहीं खत्म हुए तो ये कैसे खत्म होंगे? हाँ बिल्कुल। तो ये तो होना नहीं है। तो फिर अब होगा ये कि बेपनाह तबाही के बाद फिर दबाव बढ़ते जाएगा। उसके बाद फिर इजराइल को रुकना तो पड़ेगा एक दिन। तो उसके बाद क्या करेंगे फिर? इजराइल के गवर्नमेंट को तो जाना ही जाना है, क्योंकि अब तो सारा कंट्री यूनाइटेड है कि उन पर हमला हुआ। उसके बाद में सारे लोग के पीछे पड़ जाएंगे। और शायद हो सकता है कि लेफ्ट से कुछ लोग आए, अभी लेबर पार्टी को उन्होंने शामिल करने की कोशिश की है हुकूमत में, और फिर बात हो खुद
इजरायली खुद चाहेंगे कि भाई ये चल नहीं सकता, तो हम कुछ ना कुछ माहिदा कर लें। उसके जवाब में इसराइल के जो ये दहशत पसंद जो एक्सपेंशनिस्ट हैं वो कहेंगे कि हम किस तरह माहिदा करें, गजा से आए थे तो हम माहिदा करने के बाद वो फिर वेस्ट बैंक से भी हमारे पास आएंगे, वो रिश्ते लेना होगा इसराइल को। और लोग क्यों करेंगे भाई, इस वक्त तो डेस्परेट होकर किया उन्होंने, वरना कौन फलस्तीनी माँ अपने बच्चों को भिजाएगी जाके मरने के लिए अगर माहिदा हो जाए। अच्छा, दूसरे कहते हैं कि मुसलमान इस माहिदे को नहीं मानेंगे क्योंकि जायज नहीं है। हाँ, मुसलमानों में चाहे एक्सट्रीमिस्ट हैं, हमारे पास हमेशा से खवारिज रहे हैं। मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब रिचर्ड द लायन हार्ट को कंप्लीटली तौर पर शिकस्त दे नहीं सका तो उसने फिर माहिदा कर लिया था और उसने कहा था कि साहिली पट्टी पे क्रूसेडर्स का कब्जा रहेगा और इंटीरियर और जेरूसलम पे हमारा कब्जा रहेगा। तो ये तकसीम तो हुई थी ये, क्योंकि तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इस्लाम के खिलाफ है कि आप अपनी जमीन पे लोगों अमन के लिए आप कर सकते हैं। फिर आपको अंदाजा है कि भाई अपने 50 साल के बाद में आहिस्ता आहिस्ता लोग, सलाहुद्दीन को पता था कि कितने साल रहेंगे ये क्रूसेडर यूरोप से दूर छोटे शहरों में, तो कितने साल रहेंगे। और जब उनको पता चल गया कि माहिदा कर लिया हमने, जेरूसलम पर कब्जा नहीं हो सकता। एक बार उन्होंने फिर किया था, सलाहुद्दीन के भतीजे ने जेरूसलम भी दिया था, हमें याद नहीं है, इसलिए ममलूकियत बड़ी खराब है। उसने अपनी बताया कि सारी जीती हुई जेरूसलम इस बुनियाद पर दी थी कि हम जंग नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी लड़ाई हो रही थी अपने खानदान वालों से कि मुसलमानों को आने दिया जाएगा बैतुल मस्जिद अक्सा में, उसको तबाह नहीं करेंगे। लेकिन वो भी 20-25 साल के बाद दोबारा मुसलमानों ने ले लिया। तो मुसलमान माहिदा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर ये फलस्तीनी ये डिसाइड करें कि नहीं हम कुछ हिस्से पे तुम रहो, उसके बाद खुद इजरायली वहां पर जाहिर है जब इतने बड़ा जमीन उनकी नहीं होगी तो खुद ही भागेंगे वापस यूरोप वगैरह। तो अभी जो है, अभी कुछ आपको नजर आ रही है इस तरह की एक्टिविटी, कोई मीडिएशन की? मैंने देखा है कि ईरानियन प्रेसिडेंट की बात हुई है MBS के साथ, और साथ साथ हम तुर्की की तरफ से भी सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम भी तैयार हैं, लेकिन प्रैक्टिकली एज सच हमें देखा नहीं है अभी तक कुछ। नहीं, दबाव तो बढ़ना पड़ेंगे, तो कुछ दिन और तबाही होगी। उसके बाद जब खुद अर्दोगान पे लोकल दबाव बढ़ेगा, दूसरे ममालिक पर दबाव बढ़ेगा, तो फिर वो MBS से बात करेंगे, इजराइल पर दबाव डालेंगे, बाइडेन पर दबाव डालेंगे। और दूसरी बात है ना, ये होता रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने हमेशा, बाद में जो किताबें लिखी जाती हैं, हमेशा बिहाइंड द सीन ये कहा है कि आप इस तरह नहीं कर सकते, ये गलत कर रहे हैं, कुछ रुके और वो तो कहेंगे, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी पब्लिकली क्यों नहीं कहते? तो पब्लिकली उस दिन कहेंगे जिस दिन हम ताकतवर हों। पॉलिटिशियन सियासी जानवर होते हैं, उनका अपना करियर होता है, तो वो क्यों यहूदी पढ़ाई करके अपना करियर तबाह करेंगे? आपसे तो कुछ मिलना नहीं है, हम तो वोट भी नहीं देते जाके। नहीं देते। पावरफुल हो जाएंगे उनके मुकाबिल के नहीं, कम अज कम उनके आधे भी पावरफुल हो जाएंगे, तो फिर वो कुछ बैक एंड फोर्थ डील बना सकते हैं ना। कह सकते हैं यहूदियों से कि भाई हम ये नहीं कर सकते, जैसा आप हमसे कहते हैं कि भाई तुम हमसे। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि न्यूयॉर्क का मेयर डी ब्लासियो लास्ट टाइम का, वो जा रहा था APEC में तकरीर करने के लिए, और मुसलमानों ने कहा तुम प्रोग्रेसिव है, तुमको हमने वोट दिए, तुम मत जाओ और जाके हम तुमसे मिलना चाहते हैं। उसने मुलाकात का मौका दिया। वहां उसने कहा कि भाई मुझे तो जाना है APEC, मैं न्यूयॉर्क का मेयर हूँ, APEC के उसमें किस तरह नहीं जाऊँ। APEC में नहीं, और APEC में जरा ख्वातीन हज़रात के लिए जरा बता दूं कि APEC है अमेरिकन इजरायली पब्लिक अफेयर्स कमेटी, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इजरायली लॉबी की जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें से सबसे बड़ी ये APEC है। जी प्लीज गो हेड। तो जिस तरह यहूदियों का यहाँ पर पहले कोई असर वसूख नहीं था, लेकिन उन्होंने काम करके बनाया, उन्होंने क्रिएट किया ना जी। हाँ बिल्कुल, गेज एंड लेस्बियंस का नहीं था। आपको याद है, शायद आप उस वक्त आ गए थे, आपके आने से जरा पहले, ये सारे जब HIV एड्स एपिडेमिक जोरों पे थी और उसके लिए पैसे वगैरह ज्यादा हुकूमत खर्च नहीं कर रही थी, गैस का बीमारी है, तो इन्होंने कितनी गड़बड़ की थी। ये सेंट पीटर्स कैथेड्रल में न्यूयॉर्क सिटी में जाके जो है ये बड़े वायलेंट होते थे, बहुत वायलेंट थे। तो फिर तंग आके फिर रेगन जैसे प्रेसिडेंट ने फिर उनकी बात मानना शुरू की के रिसर्च में, फिर एड्स ऑलमोस्ट जो है कंट्रोल में आ गया है। तो एक तरीका है डेमोक्रेसी में, स्पेशली हर मुल्क की डेमोक्रेसी अलग अलग होती है। अमेरिकन में लॉबिंग का और ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है, उसमें एक छोटा सा ग्रुप बनाए और पैसे खर्च करें। हम शादियों पे, दावतों पे एक दूसरे से कंपटीशन में खर्च करते हैं हम, तो हम कुछ थिंक टैंक बनाना, मस्जिदों में मस्जिदें बना रहे हैं, आलीशान मस्जिदें बना रहे हैं, मस्जिदों में एक्सपेंशन हो रहा है, मदरसे बन रहे हैं, तो कब्रिस्तान भी बन रहे हैं सारे। और सबसे बढ़ के जो मीडिया है वो हमने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। मीडिया में हमारी ना अपनी कोई मीडिया की आउटलेट्स हैं, ना हम मीडिया आउटलेट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब,
अफसोसनाक सिचुएशन है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह इसके ऊपर आपके साथ बातचीत अच्छा जारी कुछ रहेगी और मैं कोशिश करूँगा। हमारा भी जी, इम्तिहान हो रहा है, फलस्तीनियों के साथ साथ हमारा भी इम्तिहान हो रहा है। अल्लाह ताला जरूर उसमें बेहतरी पैदा करेगा। अब हम बिल्कुल। इम्तिहान कामयाब हों तो फलस्तीनियों के साथ हम भी कामयाब होंगे। अगर हम कामयाब नहीं होंगे तो फलस्तीनी तो होंगे कामयाब, आज नहीं तो कल, लेकिन हम फिर अल्लाह के सामने हम भी फिर नाकाम। जवाब दे। हम क्या दिखाएँगे? हम क्या मुँह दिखाएँगे जाके? बिल्कुल क्या मुंह दिखाएंगे, तारीख को क्या मुंह हाँ, दिखाएंगे, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। हाँ, हाँ, सही बात है। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया, राब्ता रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। शुक्रिया।